नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए सेशन में। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, कि किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा प्रस्तावना के बारे में, हम पढ़ चुके हैं राज्य और उसका क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक हो चुका है। आगे हम फिर से आर्टिकल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच में पढ़ लेते हैं। हमने प्रस्तावना पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। बस सबसे ज़्यादा जो मेन में पूछे आते क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, एक बार देखो, रिवीजन करके वापस जाओ पेपर देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो विचार था संविधान के निर्माण का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया? तो ये एम एन रॉय साहब के आया था। किसके दिमाग में आया था? एम एन रॉय साहब। अच्छा, एम एन रॉय साहब कौन थे? ये एक वामपंथी नेता थे। वामपंथी नेता, ये एक वामपंथी नेता हुआ करते थे। तो इनके दिमाग में 1934 में एक विचार आया। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो जब इन्होंने अपने प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने रखा, तो 1935 में क्या हुआ कि 1935 में आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, चलिए हम लोग अपनी संविधान सभा बनाते हैं। संविधान सभा का मतलब क्या है कि देश के लिए कानून बनाने के लिए एक ऐसी संस्था जिसमें भारतीय लोग भी शामिल हों। ठीक है, भारतीय लोग भी शामिल हों, ऐसी एक संस्था होनी चाहिए। ठीक, तो 1935 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया गया तो इसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा हुई, साल 2 साल चलता रहा। फिर अंत में जाकर 1938 में क्या हुआ कि 1938 में 1938 में नेहरू जी ने ये घोषणा करी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान सभा बनेगी, स्वतंत्र भारत का जो संविधान बनेगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगा। मतलब कि उस पर जो मतदान होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ऐसा नहीं कि हम आपस में चुन लें, वो जितने भी वयस्क हैं उनके मताधिकार के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आगे बढ़ी। और यहाँ से आगे बात बढ़ने के बाद इसके बाद क्या हुआ कि जब ये प्रस्ताव किसके सामने रखा गया? ब्रिटिश सरकार के सामने। अच्छा, उस समय हम गुलाम थे। तो जब ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया ये प्रस्ताव कि यहाँ पर एक संविधान सभा बनाने की मांग हो रही है, तो ब्रिटिश सरकार ने इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार ने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था। और कब किया था? 1940 में। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया 1940 में। और इसी को ही आगे क्या बोला गया? इसको ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो किस अगस्त प्रस्ताव क्या है? कभी भी एग्जाम में आए तो 1914 में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए और वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। तो उस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार बोली ठीक है। अच्छा, कारण क्या था? कारण देखो यहाँ पर क्या था कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो भारतीयों का सहयोग पाने के लिए और अंग्रेजों ने कर दिया कि यार थोड़ा सा काम और बन जाएगा कि हम थोड़ा सा भारतीयों को सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि भारतीय भी अब खिलाफत करने लगे थे मुखर होकर, क्योंकि पहला विश्व युद्ध इतना झेल चुका था पूरी दुनिया, दूसरा फिर से शुरू हो चुका था। तो इसलिए ब्रिटानिया हुकूमत ने क्या सोचा कि यार ठीक है, ये काम करते हैं, इनको दे देते हैं। कौन से इतना ज़्यादा होशियार यहाँ पढ़े लिखे हैं जो बाद में अगर हम जीत जाते हैं तो इनको खत्म कर दिया जाएगा। विचार तो उनका ऐसे ही था। तो इन्होंने क्या किया कि सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया। सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया। तो इसको ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। जब ये स्वीकार कर लिया गया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि वहां से एक मिशन भेजा। ब्रिटिश सरकार ने मिशन भेजा जिससे बोला गया क्रिप्स मिशन। अच्छा, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य ये था कि भारत में संविधान का निर्माण करना, लेकिन कब? विश्व युद्ध के बाद। मतलब संविधान को बनाया जाएगा भारत में, लेकिन विश्व युद्ध के बाद। चर्चिल का भाई साहब दिमाग बड़ा तेज चल रहा था, तो चर्चिल ने सोचा कि एक काम करते हैं। अच्छा, चर्चिल के ही चमचे हुआ करते थे कभी क्रिप्स। तो क्रिप्स जो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, वो चर्चिल के मंत्रिमंडल के मंत्री थे। तो उनको भेजा कि जाओ भारत को एक थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ा दो जाके कि क्या करना है कि आप हमारा साथ दें, विश्व युद्ध में हमारा साथ दें, और हम आपको क्या देंगे? संविधान देंगे। लेकिन एक कंडीशन रख दी। वो कंडीशन क्या थी कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, जब ये विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब भारत के संविधान बनाया जाएगा। मतलब उस पर विचार किया जाएगा, वो बना देंगे हम। लेकिन हमारे राजनेता भी होशियार हो गए। उन्होंने बोला नहीं भाई, अब ये ऐसा कोई काम नहीं होगा, मतलब कि आप अपना फायदा देखें। अब क्या होगा कि काम बराबरी पे होगा, क्योंकि विश्व चला था, भारत जानता था, और इसमें बुरी तरीके से ब्रिटेन जो हुकूमत थी वो फंसी पड़ी थी। तो आर पार की लड़ाई थी। गांधी जी एकदम तैयार बैठे हुए थे, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी सब तैयार बैठे हुए थे एकदम से। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने इसको ठुकरा दिया, बोला कि नहीं, हम इस बात को मानेंगे नहीं। दूसरा क्या हुआ कि लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। तो क्रिप्स मिशन को एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लीग ने स्वीकार किया था, अस्वीकार किया था। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने भी किसको? क्रिप्स मिशन को स्वीकार कर दिया, और ये पूरी तरीके से फेल हो गया। ये पूरी तरीके से फेल हो गया। उसी के बाद ही दिल्ली चलो का नारा, मतलब उसके बाद अगर देखा जाए तो एक नया सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1942 के समय, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया? भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। और अंग्रेजों भारत छोड़ो। अच्छा, भारत छोड़ो
नारा किसी और के द्वारा दिया गया था, जरा बताएंगे भारत छोड़ो नारा किसने दिया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने नारा दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने एकदम से इसी समय की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने बोला कि अब डू और डाई, करो या मरो, अब नारा देना है, करो या मरो। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस भी अपनी पूरी एकदम पलटन लेकर कूच किए और उन्होंने बोला दिल्ली चलो का नारा दिया। तो यहाँ पर बहुत ही फेमस नारे दिए गए थे, एक था आपका दिल्ली चलो और एक और था डू और डाई, डू और डाई। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो 1942 में भी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था कि अब अंग्रेजों की आज्ञा नहीं माननी है। ठीक है, तो ये था क्रिप्स मिशन और क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया। ये इसको ना तो संविधान मतलब जो हमारे लोग थे उन्होंने माना, ना ही मुस्लिम लीग ने इसको माना। आगे बढ़ते हैं तो चर्चिल चले गए, लेबर पार्टी आई ब्रिटेन में, तो उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन भेजा। तो 1946 किस तरीके से भारत में संविधान का निर्माण हुआ, तो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। अच्छा, कैबिनेट मिशन के सामने क्या किया गया कि कैबिनेट मिशन के सामने प्रस्ताव रखा गया। अच्छा, प्रस्ताव क्या रखा गया था कि सब 2 संविधान हो। अच्छा, मुस्लिम लीग जो थी वो अलग राज्य की मांग कर रही थी, वो कहती हमको अलग देश चाहिए, मतलब हमको पाकिस्तान चाहिए। तो यहाँ पर 2 संविधान की मांग हो रही थी कि एक संविधान मतलब जब भारत टूटे तो 2 संविधान बने। लेकिन इसने क्या किया कैबिनेट मिशन ने कि 2 संविधान की मांगों को ठुकरा दिया। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान की मांगों को अपनाया था या ठुकराया था। तो ध्यान रखना है इसको कि 2 संविधान की मांगों को ठुकरा दिया था किसने, कैबिनेट मिशन ने भी। लेकिन एक योजना, ऐसी योजना रख दी थी, एक योजना बना दी थी उन्होंने कि किस आधार पर इस पर काम होगा, जिससे कहीं हद तक जो लीग थी वो संतुष्ट हो गई, जो मुस्लिम लीग थी वो कहीं किसी हद तक मतलब संतुष्ट हो गई। जब संतुष्ट हो गई तो बात आगे बढ़ी। ठीक है, अब चलते हैं संविधान की बात करते हैं। तो संविधान सभा गठन कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि अभी मिलकर काम कर लो, फिर जब नया संविधान हम बनाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान का हम संविधान अलग कर देते हैं। तो इस पे क्या हुआ कि लीग भी सहमत हो गई। तो अब चलते हैं संविधान सभा गठन किस प्रकार से हुआ। अच्छा, संविधान सभा गठन में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। कितनी सीटें थी, तो 389 सीटें थी। 389 सीटों में कितनी ब्रिटिश भारत की थी, तो 296 ब्रिटिश भारत की थी। और 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों के लिए निकाल दी गई कि 93 सीटें किसको निकाल दी जाएंगी, देसी रियासतों को निकाल दी जाएंगी। अब उसमें से भी 296 जो ब्रिटिश भारत की सीटें थी उसमें से 292 सीटें, 292 सीटें तो 11 गवर्नर प्रांत से आती हैं। मतलब जो 11 गवर्नरों के प्रांत थे, जैसे मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, तो ये प्रांत हुआ करते थे। तो यहाँ से क्या हुआ, 292 सीटें आई और मुख्य आयुक्त जहाँ पर बैठते थे, मुख्य आयुक्त जो बैठते थे वहाँ से 4 सीटें निकल के आई। ठीक है, 93 अलग। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि शुरुआती जो संविधान सभा गठन था उसमें कितनी सीटें थी, तो 389। ब्रिटिश भारत की कितनी थी, 296। और देसी रियासतों के लिए कितनी आवंटित थी, तो 93 सीटें आवंटित थी। अच्छा, उसमें से भी कितने गवर्नर प्रांत थे, यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, तो 11 गवर्नर प्रांतों से कितनी सीटें निकल के आई, 292। और अगला मुख्य आयुक्त प्रांत से कितनी सीटें निकल के आई, 4। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बोला गया कि जो सीटों का बंटवारा है वो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे किया जाएगा। कितने व्यक्तियों पे किया जाएगा, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे किया जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने 10 लाख व्यक्तियों पे किया जाएगा। ऐसा विचार रखा गया कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर क्या होगा, सीटों का बंटवारा होगा। एक सीट 10 लाख, मतलब 10 लाख लोग एक सीट पर वोट देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रांत की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया, तो 3 प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ था। एक क्या था आपका, एक था मुस्लिम था, और एक था सिख, और एक था सामान्य। तो इन तीनों मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मुस्लिम, सिख और सामान्य, ठीक है, 3 समुदायों में सीटों का बंटवारा हुआ। कितने समुदाय थे, 3 समुदाय थे। 3 समुदायों पर सीटों का बंटवारा हुआ कि ये लोग ही वोट करेंगे। यहाँ पर मतलब सामान्य का मतलब है मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने भी लोग हैं सारे के सारे सामान्य में आ जाते हैं। चलो, यहाँ तक तो बात पहुँच गई। ठीक है भाई साहब, क्या सीटें आ गई। और ब्रिटिश प्रांत को कितनी मिलेंगी, देसी रियासतों को कितनी मिलेंगी, 11 गवर्नर प्रांत थे वहाँ से कितनी सीटें आई, और मुख्य आयुक्त के प्रांत से वहाँ से कितनी सीटें आई। कितने लोगों पर एक सीट थी, 10 लाख लोगों पर एक सीट थी। कितने समुदायों में सीटों का बंटवारा हुआ था, तो 3 में, मुस्लिम, सिख और सामान्य में सारे के सारे आ जाते थे। अच्छा, अब चलते हैं चुनाव की तरफ। तो इसका चुनाव कब हुआ था, तो इसका चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त में। तो जुलाई अगस्त 1946 में। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। अच्छा, चुनाव में क्या निकल के आता है, तो चुनाव में जो सीटें थी, सबसे ज़्यादा जो सीटें थी ब्रिटिश भारत की। तो इन ब्रिटिश भारत की सीटों में से यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि जो 296 सीटें थी, यहाँ की जो सीटें थी, यहाँ से कौन कितनी सीटें जीत के ले गया था। बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने ब्रिटिश भारत प्रांत से कितनी सीटें जीती थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 296 सीटों में से 208 जो थी वो कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, कितनी सीटें जीती थी, 208 सीटें किसके द्वारा जीती गई थी, कांग्रेस के द्वारा जीती गई थी। और लीग के द्वारा कितनी जीती गई थी, लीग ने जीती थी आपकी 73 सीटें। कितनी,
73 सीटें किसने जीती थी उस समय? मुस्लिम लीग ने 73 सीटों को जीत लिया था और 208 सीटें किसने जीत ली थी? कांग्रेस ने जीत ली थी। और 15 जो सीटें थी, 15 सीटें वो स्वतंत्र प्रांत से थी, जो अपने आप को स्वतंत्र प्रांत कहते थे, उन स्वतंत्र प्रांत से कितनी सीटें निकल के आई थी? 15। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कितना कि 208 सीटें किसने जीती? 208 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। लीग ने कितनी सीटें जीती? 15। और स्वतंत्र प्रांत से कितनी सीटें निकल के आई? तो वो निकल के आई थी आपकी कितनी? हाँ, 15। अच्छा, एक चीज और है कि देसी रियासतों की सीटें जो थी वो भर नहीं पाई थी, तो देसी रियासतों ने इस समय फिलहाल में अपने आप को इससे अलग रखा। देसी रियासतों की सीटें क्या हुआ था कि भर नहीं पाई थी, तो इन्होंने अपने आप को इस संविधान सभा से तो उस समय अलग रखा था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर कि गांधी जी लगभग उस समय पूरे भारत की सबसे बड़ी से बड़ी महान हस्ती इस सभा में शामिल थी, लेकिन गांधी जी इस समय कहीं नहीं थे। ध्यान रखना, संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे गांधी जी, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि संविधान सभा के का हिस्सा नहीं थे ये। तो एग्जाम में यही से डाल देते हैं कि क्या गांधी जी संविधान सभा के हिस्सा थे? तो बिल्कुल नहीं, गांधी जी संविधान सभा के हिस्से नहीं थे। गांधी जी ने अपने आप को इस चीज से दूर रखा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि लीग अलग चल रही है और संविधान सभा अलग चल रही है, तो इस तरीके से हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अब उनका अपना विचार रहा होगा। तो आगे बात करते हैं। अब दूसरी चीज क्या हुआ कि जैसा सोचा गया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आता है, क्या आता है कि क्या जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का, वो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना था, तो क्या वो प्रत्यक्ष हुआ था अप्रत्यक्ष? तो ध्यान रखना, ये अप्रत्यक्ष चुनाव था वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, कैसे चुनाव था? प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था, लेकिन सभा के जो लोग चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुने गए थे। इस चीज को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक चीज और थी इसमें कि अप्रत्यक्ष तौर पर था तो, लेकिन क्या हुआ कि इसमें प्रत्येक समुदाय का क्या था कि प्रत्येक जो समुदाय था, प्रत्येक समुदाय के लोग इसमें शामिल थे, सभी समुदाय के लोग शामिल थे इसमें। ठीक है, भले ही अप्रत्यक्ष तौर पे किया गया हो, लेकिन प्रत्येक समुदाय का लोग शामिल थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हर वर्ग का लोग शामिल था इसमें से। तो यही है संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ और क्या इसका बैकग्राउंड रहा, कितनी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें, कौन कौन सी एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब संविधान की कार्य प्रणाली किस प्रकार से काम करी वो हम अगले में देखेंगे, और हम पूरी पॉलिटी बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहो, पॉलिटी नहीं पूरी जीएस खत्म करेंगे हम लोग, और इसी तरीके से देखते रहे। इसके नोट्स बनाने, बहुत नोट्स ना बनाना, केवल वीडियो देखो। चलो नोट्स ना बनाओ, केवल वीडियो देखते रहो इसको, और वीडियो देखो और सुबह उठ के 3-4 बजे उठ जाओ और 2-3 बार 2-2 दिन 4-4 दिन छोड़ के आप देख लो, और बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इन सीटों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सीटें बहुत सारी एग्जाम से पूछ आती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।